जय हिंद दोस्तों। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत चैप्टर 26 पढ़ेंगे। पिछला जो वीडियो था उसमें चैप्टर 25 इस तरीके से आप देखे होंगे। हम लोगों ने 2 चैप्टर को गैप किया है, ठीक है। तो उसके बाद से ये हमारा चैप्टर 26 आता है, तभी सीक्वेंस में हम लोग चलेंगे, इसलिए हम लोग इसको 26 ही कहेंगे, ठीक है। तो चैप्टर 26 का पार्ट 2 हम लोग देख रहे हैं, जिसमें हम लोग उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो इसको आज कंटिन्यू करते हैं, इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे आज। चलिए देखते हैं फिर आगे। न्यायाधीशों की नियुक्ति वगैरह ये सारी चीज़ों को हम लोग देख चुके थे। देखिए हम लोग देखे थे ना कि जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होंगे उनको नियुक्ति कैसे होगा, फिर उनको यदि महाभियोग लग गया तो क्या होगा, उनको कैसे हटाया जा सकता है, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे उससे आगे, और ये सारी चीज़ें तो हो गई हैं, कंप्लीट हो गई कि जो न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति और महाभियोग कैसे होगा, ये सारी चीज़ें। उसके बाद से एक और उसी में आता है कि शब्दावली है, जैसे कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। ये जो होते हैं ये किनको कहते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। देखिए कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश ऐसे मुख्य न्यायाधीश होते हैं जो कि जो जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं ना, जो प्रेजेंट में जो पहले से ही होते हैं, जो काम करते रहते हैं, अगर वो किसी स्थिति में अनुपस्थित हैं, तो उनके स्थान पे जो काम करता है ना, उसी को हम लोग कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कहते हैं, ठीक है। तो ये कौन-सा स्थिति ऐसा आएगा कि जब कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा? तो देखिए, और इसको नियुक्त कौन करेंगे? राष्ट्रपति, ठीक है। तो राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को भारत के उच्चतम न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त नियुक्त कर सकते हैं। 3 कंडीशन है। पहला, मुख्य न्यायाधीश का यदि पद रिक्त हो तब, ठीक है। दूसरा, या फिर अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो। और तीसरा, मुख्य न्यायाधीश अपने दायित्वों का निर्वहन करने में असमर्थ हो। तो ये 3 कंडीशन याद रखेंगे। 3 कंडीशन में ही जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश होंगे उनका अपॉइंटमेंट होगा, उनको अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। अब एक और आता है शब्दावली तदर्थ न्यायाधीश। ये तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं? देखिए, जब कभी कोरम पूरा करने में स्थायी न्यायाधीशों की संख्या में कम होती है। हम लोग कोरम को जब संसद जब पढ़ रहे थे तब हम लोग उस समय समझे थे। कोरम का मतलब एक ऐसा स्थिति जिसमें एक न्यूनतम, कोई भी ऐसा न्यूनतम स्थिति जिसमें काम किया जा सकते, यानी कि वे न्यूनतम व्यक्ति जिनके शामिल होने से काम आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि न्यायाधीशों का एक कोरम होता है कि परफेक्टली, जैसे अगर 10 लोगों का उसमें रिक्वायरमेंट है, तो 10 लोग रहेंगे, उसके बाद काम शुरू होगा। तो उसी को हम लोग कोरम कहते हैं। तो यदि 10 लोगों में से 9 लोग हैं या 8 लोग हैं, तो वो क्या हुआ, कोरम कंप्लीट नहीं हुआ। तो ऐसे लोगों को हम लोग तदर्थ न्यायाधीश बोलेंगे, जब कोरम पूर्ति करने के लिए वो लोग आएंगे। देखिए, जब कभी कोरम पूरा करने में स्थायी न्यायाधीशों की संख्या में कमी हो रही हो, ठीक है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, ये मुख्य न्यायाधीश ये काम को करेंगे, ठीक है। भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अस्थायी काल के लिए उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। ऐसा वह संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेके और राष्ट्रपति की पूर्ण मंजूरी के बाद कर सकता है, ठीक है ना। तो जैसे कि समझिए कि एक ग्रुप है, ठीक है। जैसे कि कई बार किसी निर्णय को देने के लिए अलग अलग ग्रुप होता है ना, वो ग्रुप जो होता है न्यायाधीशों का ग्रुप, वो लोग अच्छे से विचार विमर्श करते हैं, उसके बाद से उसके बारे में उनका जो भी पक्ष में जो भी विचार होता है वो बताते हैं। तो यहाँ पे वही है कि अगर किसी भी ऐसा व्यवस्था के लिए, ठीक है, किसी संविधान का किसी भी टॉपिक के लिए
या कोई भी ऐसा बात हो जहाँ पे क्या है कि 10 लोगों को ज़रूरत है कि 10 जो न्यायाधीश हैं वो आपस में विचार करके फैसला सुनाएं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि अगर 10 लोगों में कोई कम रहेंगे तो क्या होगा, वो फिर कोरम पूरा नहीं हुआ। तो उस कोरम पूरा करने के लिए जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, वो किसी भी जो हाई कोर्ट है राज्यों के, वहाँ से किसी भी न्यायाधीश को लेंगे। लेकिन कब कैसे ले सकते हैं? वहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनसे विचार करेंगे प्लस राष्ट्रपति से मंजूरी लेने के बाद ये काम कर सकते हैं। ठीक है। देखिए इस पद पर नियुक्त व्यक्ति के पास उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अर्हताएं होनी चाहिए, यानी कि जो भी इस पे जिसको भी यदि इसमें रखा जाएगा उसका जो योग्यता है वो न्यायाधीश के लायक होना चाहिए। ठीक है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने का योग्य होना चाहिए वो व्यक्ति। देखिए अब हम लोग देखेंगे कि उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता क्या है। उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता का मतलब हमारा जो देश है और हमारी जो व्यवस्था है, उसमें हम लोग जानते हैं कि हमारा जो न्यायपालिका है वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है। ठीक है, किसी के भी दबाव में नहीं है। तो जो कार्यपालिका है, सारी चीज़ें इन सभी से क्या है, वो स्वतंत्र है, किसी में कोई दबाव नहीं। तो स्वतंत्र है कैसे, है ना? तो उसको हम लोग को जानना है कि वो स्वतंत्र कैसे है, और स्वतंत्र रहना न्यायपालिका का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि वो किसी के दबाव में काम करता है तो फिर न्यायालय सही से किसी भी जितना भी निर्णय है वो सही तरीके से निर्णय नहीं ले पाएगा, है ना? हमारे देश का सबसे एक पिलर है ना ये। अगर वो कमज़ोर रहेगा, वो अगर स्वतंत्र नहीं रहेगा तो हमारे देश में मान के चलो कोई भी ऐसा देखते हैं संविधान का उल्लंघन होता है या किसी भी प्रकार का अपराध होता है, तो उच्चतम न्यायालय का एक बार जो फैसला होता है अंतिम होता है। तो वो अगर सही तरीके से अगर नहीं काम कर सकता है, नहीं कर पाएगा, तो देश में फिर तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए ऐसी स्थिति में जो उच्चतम न्यायालय है उसको स्वतंत्र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? तो देखते हैं कि ये हमारा उच्चतम न्यायालय जो है वो कैसे स्वतंत्र रहता है और कैसे स्वतंत्र तरीके से काम करता है। ठीक। देखिए भारतीय लोकतांत्रिक एवं राज पद्धति में उच्चतम न्यायालय को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की गई है। यह संघीय न्यायालय याचिका के लिए, ये तो आप जान रहे हैं। ठीक है, जो भी याचिका आएगा उसके लिए तो सर्वोच्च न्यायालय है ही है। ठीक है। उसके बाद से नागरिकों का जो है वो मूल अधिकार का गारंटर भी है। ठीक है ना, संविधान का अभिभावक है, यानी कि पूरा गारंटी है कि हमारा जो मूल अधिकार है उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम लोग डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है। इस तरह इसके प्रदत्त कार्य करने के लिए प्रभावी स्वतंत्रता और अधिकार काफ़ी अहम है। ठीक है? यह अतिक्रमण, दबाव और हस्तक्षेप से स्वतंत्र होना चाहिए। से बिना डर या पक्षपात के न्याय देने की भी स्वतंत्रता होना चाहिए। तो वो कैसे मिलेगा अब हम लोग देखेंगे। देखिए सबसे पहले यदि समझते हैं इसको कि अगर किसी न्यायाधीश का नियुक्ति अगर किसी के दबाव में हो, है ना, या स्वतंत्र तरीके से ना हो, किसी के सिफारिश पर हो, ऐसे में अगर फिर वो जो न्यायाधीश होगा वो किसी न किसी के तो दबाव में रहेगा फिर। तो उसका नियुक्ति भी ऐसा होना चाहिए, स्वतंत्र तरीके से होना चाहिए, ताकि वो किसी के दबाव में ना रहे और जो भी अपना फैसला करे संविधान के अनुरूप करे। ठीक है? तो उसके लिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनका जो नियुक्ति होता है, देखिए उनका जो नियुक्ति होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ठीक है? राष्ट्रपति के द्वारा होता है और इसमें देखें कई बार इसमें कमिटी भी बैठता है। ठीक है ना? तो कमिटी के आधार पर भी जो भी मुख्य न्यायाधीश होगा, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होंगे, उन सभी का जो नियुक्ति होता है ना वो बहुत ही सिक्योर तरीके से होता है। ठीक है? राष्ट्रपति के द्वारा ही होगा, यानी कि कैबिनेट उसमें कैबिनेट ही है, समझ रहे हैं? राष्ट्रपति मतलब पूरा कैबिनेट। तो उनके द्वारा होता है। कई बार ऐसे अलग से ग्रुप भी बनते हैं, समितियाँ बनती है, वो भी उनका वहाँ से वो अच्छे से चुनते हैं। ठीक है ना? उनका सिफ़ारिश करते हैं। तो ये जो रहेगा ना इस तरीके से अगर होता है
वो क्या होगा, पूरे तरीके से हर तरफ से स्वतंत्र रहेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। के बाद से देखते हैं, कार्यकाल में भी इनको सुरक्षा मिलता है, इसलिए वो स्वतंत्र रूप से काम कर पाते हैं। देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को कार्यकाल की भी सुरक्षा प्रदान की जाती है। कैसे? देखिए, संविधान में उल्लिखित प्रावधानों के उसी के आधार पे सिर्फ इनको हटाया जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं, यानी कि जो कार्यकाल है उस कार्यकाल तक वो काम करेंगे, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो सकता। तो इस तरीके से भी एक तरीके से न्यायालय स्वतंत्र होता है। उसके बाद से निश्चित सेवा शर्तें, इसके कारण से भी स्वतंत्र है। कैसे? उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, अवकाश, विशेषाधिकार और पेंशन, ये सब जो है ना, समय समय पर संसद के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये लोग इससे में इस कारण से भी वो लोग स्वतंत्र रहते हैं। उसके बाद से देखिए, संचित निधि से इनका जितना भी वेतन भत्ते वगैरह होता है, पेंशन वगैरह, वो सारा जो खर्च होता है वो संचित निधि से होता है। देखिए, जो न्यायाधीश होंगे उस पे कभी उनके आचरण पर बहस नहीं किया जा सकता। ये केवल महाभियोग के समय ही हो रहेगा, उसके अलावा कहीं भी आप न्यायाधीश के आचरण पे किसी भी तरीके से बहस नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी जो है वो न्यायालय इसलिए भी स्वतंत्र है। ठीक है, देखिए, कार्यपालिका से भी ये स्वतंत्र है। कार्यपालिका से पृथक संविधान निर्देश देता है ना? पृथक है, संविधान निर्देश देता है कि राज्य लोक सेवाओं के क्रियान्वयन के मामले में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखे। तो इस ये कुल मिलाकर के बात ये है कि जो न्यायपालिका वो कार्यपालिका से भी अलग और स्वतंत्र रहती है। देखिए, सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर भी रोक लगाया गया है। ऐसा इसलिए लगाया गया है क्योंकि जो भी न्यायाधीश काम कर रहा है उसको पता चलना चाहिए कि हाँ, मेरे काम करने के बाद और कोई काम नहीं करना है, ताकि वो फिर भी किसी भी दबाव में ना रहे कि हाँ, फिर और कोई काम करना पड़ेगा। तो उस समय अगर समझ रहे हैं, इस तरीके से अगर कोई समस्या ना हो जाए, तो ये सारी चीज़ें रखा ही नहीं गई है। मतलब एक बार अगर कोई भी व्यक्ति सेवानिवृत्त हो गया तो उसके बाद वो वकालत नहीं करेगा। भारत में कहीं भी किसी भी न्यायालय में या प्राधिकरण में काम करने के लिए स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, देखिए, अपनी अवमानना पर दंड देने की शक्ति भी है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय उस व्यक्ति को दंडित कर सकता है जो उसकी अवमानना करे। इसका तात्पर्य है कि इसके कार्य एवं फैसलों की किसी है ना, किसी इकाई के द्वारा भी आलोचना नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके से भी ये स्वतंत्र रहता है। तो ये समझ में आ गया कि हमारा जो न्यायालय है वो कैसे स्वतंत्र रह सकता है, कैसे स्वतंत्र काम कर सकता है। अब देखेंगे कि जो उच्चतम न्यायालय है उसकी शक्तियाँ और क्षेत्राधिकार क्या है। ठीक है, यानी कि वो जो शक्ति है वो किस किस प्रकार से प्राप्त है, और ठीक है, क्षेत्राधिकार क्या है, यानी कि किस क्षेत्र में वो क्या क्या काम कर सकती है। तो उस तरीके से हम लोग तीन चीज़ें इसमें देखेंगे। पहला देखेंगे मूल क्षेत्राधिकार, उसके बाद से देखेंगे न्यायाधीश क्षेत्राधिकार, उसके बाद से अपीलीय क्षेत्राधिकार। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मूल क्षेत्राधिकार। देखिए, इसको आरंभिक क्षेत्राधिकार भी बोलते हैं। ठीक है, तो मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्या-क्या बातें आती हैं, आप थोड़ा-सा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मूल का मतलब क्या है कि ये केवल और केवल उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। ठीक है, और इस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, यानी कि इस अधिकार के अंतर्गत क्या-क्या सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। देखिए, केंद्र व एक या एक से अधिक राज्यों के बीच किसी भी प्रकार का विवाद होगा तो वो क्षेत्राधिकार है सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, उसके बाद से केंद्र और कोई राज्य या राज्यों का एक तरफ होना एवं एक या अधिक राज्यों का दूसरी तरफ होना, ये जितने भी इस तरीके से मामले हैं वो भी मूल क्षेत्राधिकार हैं। उसके बाद से दो या अधिक राज्यों के बीच यदि कोई मामला है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होगा। यानी कि उच्चतम न्यायालय इन सभी विवादों का निवारण करेगा। ठीक है, फैसला करेगा। देखिए, इसी के अंतर्गत आता है ये भी कि
उपरोक्त उपरोक्त संघीय विवाद जो है, विवाद पर उच्चतम न्यायालय में विशेष मूल न्याय क्षेत्र निहित है। विशेष का अभिप्राय क्या है वो मैं बता दिया हूँ अभी कि केवल और केवल जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट को ही प्राप्त है, किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय को ये अधिकार प्राप्त नहीं है। उसके बाद से देखिए, जो मूल क्षेत्राधिकार या फिर प्रारंभिक जो क्षेत्राधिकार है ना, उसके अंतर्गत यदि कोई ये जो टॉपिक आएगा जो मैं भी बता रहा हूँ, ये टॉपिक नहीं है उसके अंतर्गत, ठीक है, इसको छोड़ करके। जैसे देखिए, कोई विवाद जो किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौता या प्रसंविदा ये सनद एवं अन्य समान संस्थाओं को लेकर के उत्पन्न हुआ, तो ऐसे में ये न्याय क्षेत्र जो है, प्रारंभिक न्याय क्षेत्र, इसमें ये काम नहीं आएगा। उसके बाद से कोई विवाद जो संधि, समझौते आदि से बाहर पैदा हुआ हो, जिसमें विशेष तौर पर यह व्यवस्था हो कि संबंधित न्याय क्षेत्र उस विवाद से संबंधित नहीं है, तो इस कंडीशन में भी जो प्रारंभिक न्याय क्षेत्र है वो काम नहीं करेगा। अंतर्राज्यीय जल विवाद होगा, इसमें भी जो प्रारंभिक न्याय क्षेत्र है सुप्रीम कोर्ट का, यहाँ पे वो अलाउ नहीं होगा, क्योंकि अंतर्राज्यीय क्षेत्र ये सभी, ये जितना भी बताया जा रहा है सबका अलग से इनका एक गठन किया गया है, ठीक है, इनके लिए भी एक अलग से अधिकरण है। जैसे अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम के अंतर्गत अ, अलग से गठन किया गया है, ठीक है। तो इन सब का अलग अलग है, अलग अलग तरीके से अधिकरण है, ठीक है। वित्त आयोग के संदर्भ वाले जो भी मामले रहेंगे इस पर भी। उसके बाद से केंद्र एवं राज्यों के बीच कुछ खर्चों या पेंशन का समझौता। तो इन सभी बातों से जो है उच्चतम न्यायालय इसमें प्रारंभिक अपना जो क्षेत्राधिकार है उसका उपयोग नहीं कर सकता है। देखिए, उसके बाद से न्यायाधीश क्षेत्राधिकार। संविधान ने उच्चतम न्यायालयों को नागरिकों के मूल अधिकार के रक्षक एवं गारंटर के रूप में, ये तो हम लोग जानते हैं, ठीक है, ये हमेशा हम लोग जानते हैं कि जो हमारा उच्चतम न्यायालय हो क्या, मूल अधिकार का रक्षक और गारंटर है। तो न्यायाधीश क्षेत्राधिकार का मतलब क्या है? यहाँ पे ये मतलब है कि न्यायाधीश क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारी, यानी कि ये जो मूल अधिकार से सपोर्ट लेकर के क्या करता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेक्षण और ये प्रतिषेध, अधिकार प्रेक्षा, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़े ना मूल अधिकार में। तो इन सभी चीज़ों से किसी भी तरीके से यदि हमें प्रॉब्लम होता है तो वो क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट हमारी रक्षा करता है। तो ये जो न्यायाधीश क्षेत्राधिकार है उसको आप याद रखेंगे, ये किससे जुड़ा है, मूल अधिकार से, ठीक है। देखिए, न्यायाधीश जारी कर विपिक्ष विक्षिप्त, ठीक है, विक्षिप्त नागरिक के मूल अधिकारों की रक्षा करता है। यानी कि ये जो है ना, समझ में आ गया आपको, कोई भी यदि मूल अधिकार से रिलेटेड कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिस जो व्यक्ति है उसका मूल अधिकार किसी भी तरीके से उससे छीना जा रहा है, किसी भी तरीके से वो प्रॉब्लम है, तो वो क्या करेगा फिर, वहाँ पे वो सुप्रीम कोर्ट जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसके अधिकार की रक्षा करेगी, ठीक है ना। क्या ये सब वर्ड जो होता है ना वो बहुत कम यूज होता है, विक्षिप्त, इसलिए जबान पे नहीं आ पाता है। चलिए देखिए, आगे देखते हैं। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकार प्राप्त है और नागरिक को अधिकार है कि वह बिना अपील या याचिका के सीधा उच्चतम न्यायालय जा सकता है। तो ये सारा चीज़ किसके अंतर्गत आ रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, ठीक है। हालांकि न्यायाधीश न्याय क्षेत्र के मामले में यह उच्चतम न्यायालय का विशेष अधिकार नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो न्यायाधीश क्षेत्र है ना, ये सुप्रीम कोर्ट को भी प्राप्त है और हाई कोर्ट को भी, राज्यों के जो उच्च न्यायालय उसमें भी जा सकते हैं, ठीक है। विशेष नहीं है कि केवल सुप्रीम कोर्ट में ही जाना है, ऐसा नहीं है। देखिए, अपीलीय क्षेत्र अधिकार। अपीलीय क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत देखते हैं हम लोग, उच्चतम न्यायालय निचली अदालतों के फैसले के खिलाफ सुनवाई करता है। इसमें क्या होता है कि
मान के चलिए जो निचला जो स्टेट का जो हाई कोर्ट है, वहाँ पे अगर कोई मामला है और वहाँ पे किसी व्यक्ति को लगता है कि उसको सही तरीके से फैसला नहीं मिला है या सही तरीके से इंसाफ नहीं मिला है, तो वो क्या करता है, वो अपील करता है फिर सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट जब उस पे काम करती है तो उसको हम लोग बोलते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो ये जो अपीलीय क्षेत्राधिकार है वो भी उच्चतम न्यायालय का एक क्षेत्राधिकार है। उसके अंतर्गत देखिए क्या क्या आता है। संवैधानिक मामलों से रिलेटेड जो भी अपील होगा उसमें, के बाद से दीवानी मामलों में अपील, फिर आपराधिक मामलों में अपील और विशेष अनुमति द्वारा अपील। तो ये जो इतने सारे जो रिलेटेड मामले हैं वो सभी अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। लास्ट में एक और आता है, ये भी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, सलाहकारी क्षेत्राधिकार। ये राष्ट्रपति के बारे में है, हम लोग पहले भी जान रहे थे इसको। देखिए इसमें अनुच्छेद 143 के तहत जो है राष्ट्रपति को 2 मामलों में जो है उच्चतम न्यायालय अपना राय दे सकता है, ठीक है। जो कि सार्वजनिक मामले रहेंगे, जैसे कि किसी भी पूर्व संवैधानिक संधि समझौता में कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो इससे रिलेटेड, या फिर सार्वजनिक महत्व के जो मामले हैं उनसे रिलेटेड बातों पर जब राष्ट्रपति खुद इनसे कोई सलाह लेंगे तो उस समय सलाह देने का भी अधिकार है उच्चतम न्यायालय को, ठीक है। देखिए इसमें अब हम लोग लास्ट में थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट है उसको थोड़ा अनुच्छेद देख लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 124 जो है वो उच्चतम न्यायालय की स्थापना तथा गठन की बात करती है। उसके बाद से अनुच्छेद 125 है वो न्यायाधीशों का वेतन इत्यादि के बारे में बात करती है। आपको ये जो अनुच्छेद है, बहुत अनुच्छेद देखे होंगे इस चैप्टर में या फिर किसी चैप्टर में, बहुत कम कम रखता हूँ मैं, क्योंकि वो आपको याद नहीं होगा। लेकिन आपको एक बार बेसिक अगर अच्छे से आप समझ जाएंगे ना किसी भी चैप्टर का, यदि बेस पॉइंट आप अच्छे से पकड़ लेंगे, फिर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पहले जो है उसका बेसिक आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, बेस अच्छे से बनना चाहिए। उसके बाद में आप खुद जितने भी फैक्ट वगैरह सारी चीज़ें रट सकते हैं, ठीक है। तो जितना भी है मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ बेसिक डेवलप करने का, तो वो आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। डेली का डेली आप 9 बजे क्लास अटेंड कर सकते हैं, परफेक्टली 9 बजे से आपका ये चालू हो जाता है। तो बस आप बेसिक को अच्छे से कवर कीजिए, हर हर रोज़ आपको बस आधा से 1 घंटा त्याग करना है पॉलिटी के लिए, ठीक है। इसको ख़त्म करेंगे फिर अगला चैप्टर भी अगला विषय भी देखेंगे हम लोग, ठीक। चलिए देखते हैं आगे फिर। ये 131 जो अनुच्छेद है उसमें उच्चतम न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार के बारे में बात किया गया, जो अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं। फिर 133 में सिविल मामलों में उच्चतम न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार है। उसके बाद से 134 जो है वो उच्चतम न्यायालय का आपराधिक मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार है। तो ये इतनी बातें आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद से हम लोग फिर अगले वीडियो में जितना भी सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।